दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एसओएल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगर आप ओपन से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो एसओएल में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा फिलअप कर देंगे। बस आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। बाकी आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने तक का पूरा प्रोसेस हम संभाल लेंगे। और जो लोग खुद से कर पा रहे हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लाइव करके बता देता हूँ। साइबर कैफ़े वालों के चक्कर में मत पड़ना, गलत सलत कुछ भी भर देते हैं वो लोग। फॉर्म भरते वक्त आपको सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, उसमें उन्होंने बिना समझे कुछ भी डाल दिया तो बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी। सेमेस्टर भर परेशान रहोगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट मिल गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म भरवा सकते हो। चलो अब एसओएल के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ओपन का मतलब ये होता है कि आपको घर बैठे डिग्री मिल जाती है, बस साल में 2 बार एग्जाम देने जाना होता है। अगर आप एसओएल से ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि सैटरडे और संडे को क्लासेस लगती हैं, पर उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। जाओ या ना जाओ, आपकी इच्छा है। एसओएल से जो तुम्हें डिग्री मिलेगी वो एकदम रेगुलर कॉलेज डिग्री के बराबर होती है। उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखा होता है। वो आपकी यूपीएससी और एसएससी से लेके जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी तरह वैलिड है। कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि भाई तुमने ओपन से ग्रेजुएशन क्यों करा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। उसी के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। सीयूईटी की जरूरत नहीं है इसमें, और सबका एडमिशन हो जाता है क्योंकि सीट्स की कोई लिमिट नहीं है इसमें। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको टाइम भी मिल जाता है, अपनी तैयारी भी कर सकते हो या अपना जॉब भी कर सकते हो, और डिग्री भी मिल जाती है। ठीक है, अब एसओएल में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, बीएमएस और बीबीए भी है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आप बीए ऑनर्स कर सकते हो। बीए ऑनर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इनमें आप ऑनर्स कोर्स की पढ़ाई कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम भी अवेलेबल है। उसके बाद बीए प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम कोर्सेज जो होते हैं इसमें आपके 2 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑनर्स कोर्स में एक ही मेन सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया बीए ऑनर्स करें या बीए प्रोग्राम करें। तो देखो, ऑनर्स का मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करना, किसी एक ही सब्जेक्ट का महारथी होना। जबकि प्रोग्राम के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या फिर हिंदी और इकोनॉमिक्स। प्रोग्राम कोर्स में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। ज्यादातर बच्चे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं ताकि 2 सब्जेक्ट भी हो जाए उनके पास और साथ में तैयारी वगैरह में भी काम आ जाता है। तो अपने हिसाब से कोर्स डिसाइड कर सकते हो। अब देखो, एसओएल में रजिस्ट्रेशन करने की कोई अलग से फीस नहीं लगती है। आपको सीधे फॉर्म फिलअप करके एडमिशन फीस भरनी होती है। एडमिशन फीस कितनी होगी इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की 1 साल की फीस है 12,070 रुपए। बीए प्रोग्राम में आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। उसके बाद जितने ऑनर्स कोर्स हैं आपके, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इन सब की फीस है 12,570। यानी कि प्रोग्राम कोर्स से 500 रुपये ज्यादा लग रहा है इसमें। उसके बाद बीबीए और बीएमएस की फीस है 23,570 और बीएससी कंप्यूटर साइंस की फीस है 24,570। ठीक है, तो ये आपकी 1 साल की फीस होती है। इसमें आपका एग्जाम फीस और बुक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। पूरे साल आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती है। तो बेसिक डिटेल्स अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। देखो, एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद लॉगिन करके अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं और फिर फीस पेमेंट। एडमिशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको सबसे पहले एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपली अपने ब्राउजर में सर्च करिए एसओएल एडमिशन 2026। अब जो पहले वाली लिंक होगी उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजी कोर्सेज।
इस पे क्लिक करिए। अब आपकी स्क्रीन पे ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। सारा काम इसी पोर्टल पे होना है। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक लगा दी है, आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके पोर्टल पे जा सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद इधर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए और फिर आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ये फिल करके आपको पहले अकाउंट बनाना है। उससे भी पहले यहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पहले इसको समझ लीजिए। मैं इसमें मेन बातें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आपके आधार कार्ड पे और 10th एंड 12th की मार्कशीट पे सेम होना चाहिए। वही सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर किसी का नेम मिसमैच का इशू आ रहा है तो एफिडेविट बनवा लेना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास ABC आईडी या जिसको अपार आईडी भी बोलते हैं, ये होना चाहिए और इसके साथ साथ DEB आईडी भी होनी चाहिए। ये दोनों ज़रूरी हैं, बिना इसके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसको समझ लो। देखो, जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और एक ID नंबर होता है, और ये आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से और पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ों से लिंक होता है, ठीक है। वैसे ही जो अपार आईडी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मार्कशीट के नंबर वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सेव रहती हैं। इसमें यहाँ पे ये जो नंबर होता है इसी को ABC आईडी या फिर अपार आईडी बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ मांगी जा रही है DEB आईडी। DEB आईडी ये कोई कार्ड जैसा नहीं होता है, ये बस एक नंबर होता है। जो भी बच्चे किसी भी ओपन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो SOL हो, IGNOU हो या फिर कोई और, इन सब के लिए DEB आईडी होनी ज़रूरी है। बिना इन दोनों आईडी के फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ये कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा। जो लोग हमसे फॉर्म भरवाएंगे उनको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास ये आईडीज नहीं है तो हम जनरेट कर देंगे, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर्म फिलअप के लिए। बाकी जो लोग खुद से कर रहे हैं उनको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अब देखो, ABC आईडी तो आपको डिजीलॉकर से मिल जाएगी। चाहो तो डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड कर लो या फिर डिजीलॉकर की वेबसाइट पे लॉगिन कर लो। उसमें एक ऑप्शन आएगा सर्च डॉक्यूमेंट्स, उस पर क्लिक करिए और फिर सर्च कीजिए ABC आईडी। अब यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए और आपकी आईडी निकल के आ जाएगी। इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप आईडी निकाल के उसका नंबर लिख लीजिए, यही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालना होगा। अब इसके बाद हमें DEB आईडी जनरेट करनी है। बिना ABC आईडी के DEB आईडी नहीं बन सकती। DEB आईडी बनाने के लिए ABC आईडी नंबर डालना पड़ता है, इसीलिए पहले ABC आईडी क्रिएट कर लेना डिजीलॉकर से, उसके बाद DEB आईडी बनाना। DEB आईडी बनाने के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करना है DEB आईडी। अब आपके सामने जो पहला वाला लिंक है इस पे क्लिक करिए। कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद कुछ डिटेल्स फिल करनी है आपको। यहाँ पे अपनी ABC आईडी डालिए, यहाँ आधार पे जो आपका नाम है वो टाइप कीजिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ सेल्फ पे टिक कर देना है, बाकी सब अपने आप फिल हो जाएगा। कंसेंट प्लेस में अपनी जगह का नाम डाल दीजिए, सिटी, डिस्ट्रिक्ट या विलेज वगैरह। फिर ये कैप्चा यहाँ पे डाल के एंटर दबा दीजिए। अब ये 2-3 सेकंड प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद जैसे ही दोबारा एंटर लिख के आए, आप नीचे स्क्रॉल करिए। फिर आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, वो डाल दीजिए। यहाँ आई एग्री पे टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एक ऐसा सा पॉपअप आएगा जिसमें आपकी DEB आईडी जनरेट होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, DEB आईडी इज 0765839527। अब ये आईडी भी आपको नोट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपके पास अपार आईडी और DEB आईडी दोनों आ चुकी हैं। अब हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हो। तो अब यहाँ पे तुम्हें अपना नाम डालना है, यहाँ ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल आईडी दोबारा यहाँ एंटर करिए, फिर मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, फिर एक लॉगिन पासवर्ड बनाना है आपको। मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है तो A कैपिटल कर दीजिए, नाम के बाद @ लगा दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। इससे आपको अपना पासवर्ड याद भी रहेगा, ठीक है। यही सेम पासवर्ड री एंटर करना है, फिर इसे सॉल्व करके यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। अब अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अलग अलग OTP आएगा, दोनों को यहाँ एंटर करिए। ये सॉल्व करके यहाँ पे डाल दीजिए, फिर वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ लॉग इन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो सेट किया था
वो दोनों डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपने 12th पास कर लिया है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नीचे यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करिए और सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको 8 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। पहले आप पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर ABC ID और DEB ID डालेंगे, फिर एकेडमिक डिटेल्स जिसमें 10th और 12th के नंबर भरने होते हैं, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोर्स, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर प्रीव्यू और उसके बाद फीस पेमेंट। चलिए अब एक एक करके भरना शुरू करते हैं। नाम आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ रिलीजन बताना है। मार्शियल स्टेटस में जो लोग मैरिड हैं वो मैरिड सेलेक्ट करें, बाकी अधिकतर सब अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, SC ST जिससे भी आप बिलोंग करते हो अपनी कैटेगरी चूज कर लेना। यहाँ फादर्स नेम इंग्लिश में डालना है, यहाँ फादर्स नेम हिंदी में डालना है। इधर मदर्स नेम इंग्लिश में, फिर मदर्स नेम हिंदी में। अगर आप अनाथ हैं तो ऑर्फन में यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो करना है। अगर आपके पेरेंट्स सिंगल हैं, माता पिता में से कोई एक ही है, तो इसमें यस सेलेक्ट करिए, वरना इसमें भी नो कर दीजिए। अगर आप माँ बाप की इकलौती बेटी हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले में यस कर दीजिए। विकलांग हो तो PWD में यस कर दो, अदरवाइज सब में नो ही डालना है। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो इसमें सेलेक्ट कर लेना, नहीं पता तो नॉट नोन कर दो। कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड करना चाहो तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल में डाल सकते हो। नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप SOL में एम्प्लॉई हैं, SOL में काम करते हैं तो यहाँ पे यस भरिए, अदरवाइज नो करना है। अगर आप DU में जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज यहाँ भी नो करना है। SOL वार्ड कोटा से अप्लाई करना है तो इसमें यस कर दीजिए, वरना यहाँ भी नो रहेगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अप्लाई करना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ भी नो रहेगा। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस के अंदर 2 सेक्शंस दिए गए हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो, जिन लोगों का एक ही एड्रेस है, एक ही जगह परमानेंट रहते हैं, वो लोग पहले कॉरस्पॉन्डेंस वाले में अपना एड्रेस डालें और फिर परमानेंट एड्रेस में यहाँ सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले बॉक्स पे टिक कर दें। आपका कॉरस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस परमानेंट वाले में भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि आर यू एन NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं पर विदेश में रहते हैं, उनको NRI कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय। तो अगर तुम प्रॉपर इंडिया से ही बिलोंग करते हो और इंडिया में ही रहते हो तो तुम्हें यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। जो प्रवासी भारतीय हैं, NRIs हैं, सिर्फ वही यस सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ एड्रेस ठीक से डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल इसी एड्रेस पे भेजती है। SOL की तरफ से हर सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट की बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो सीधे आपके एड्रेस पे क्यूरियर के जरिए भेज दिया जाता है। कभी कभी होम डिलीवरी नहीं हो पाती तो आपको अपॉइंटमेंट लेके सेंटर से खुद लेने जाना पड़ता है, ठीक है? अब देखो, कई लोगों का क्या होता है कि वो 2 जगह रह रहे होते हैं, परमानेंट एड्रेस दूसरा होता है पर टेम्परेरी किसी और जगह रह रहे होते हैं। जिनके पास 2 एड्रेस है वो दोनों में अलग अलग डाल सकते हैं। जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा उस पे आपको बुक्स भेजी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे फिर बैंक डिटेल्स भरनी है। आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर सकते हो। अगर अपना अकाउंट नहीं है तो फिर पेरेंट्स का यूज कर सकते हो। अगर पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर में सेल्फ सेलेक्ट कर लेना। पेरेंट्स का है तो मदर फादर जिसका भी हो। फिर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच नेम और IFSC कोड, ठीक है? उसके बाद कुछ इनकम रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम बतानी है। फिर अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भरना है। अगर आप जॉब नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो, जॉब करते हो तो एम्प्लॉयड, खुद का कुछ बिजनेस या कोई काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर आप भारतीय सेना में नौकरी करते हैं या फिर CAPF के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दीजिए। फिर अगर आपके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिए, वरना दोनों जगह नो ही डालना है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चाहिए तो यस भर देना। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, BPL कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम उनके लिए होती है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो होती है। जो बच्चे BPL कैटेगरी में आते हैं अक्सर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखाना पड़ता है।
आगे कुछ मिसलेनियस डिटेल्स पूछी जा रही हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो या नहीं, घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट है कि नहीं, जो भी आपको भरना हो यस या नो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने क्लास 12th की पढ़ाई फॉरेन से करी है तो यहाँ पे यस कर देना, वरना यहाँ भी नो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करके सारी डिटेल्स सेव कर देनी है। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें आपको अपनी आईडी नंबर डालना है। यहाँ पे ABC ID एंटर कर दीजिए और यहाँ पे DEB ID और फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये भी फिल करके सबमिट कर दीजिए, आपकी दोनों IDs भी सेव हो जाएंगी। तीसरे स्टेप में हमें एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, यानी 10th और 12th की डिटेल्स। यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर रिजल्ट स्टेटस, बोर्ड रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग। फिर नेक्स्ट करोगे तो और सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। 12th में जो सब्जेक्ट्स आपने ले रखे थे यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इधर टोटल मार्क्स डालना है, इधर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट में हैं, जिनके नंबर आपको मिले हुए हैं वो सब भर देना, बाकी जो नीचे बचे उनको खाली छोड़ देना। आगे कुछ एडिशनल डिटेल्स बतानी है। लास्ट आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था एड्रेस के साथ, उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। सभी बच्चों का 12th वाला स्कूल ही लास्ट स्कूल होगा, तो आपकी मार्कशीट में प्रॉपर स्कूल नेम एड्रेस के साथ लिखा होता है, वही डाल देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस टाइप का स्कूल था, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर ओपन स्कूल, जो भी रहा हो आपका सेलेक्ट कर लेना। फिर स्कूल की लोकेशन क्या थी, किस स्टेट में था, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी माध्यम से आपने पढ़ा हो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद क्लास 10th की डिटेल्स भरनी है। पासिंग ईयर, टाइप ऑफ स्कूल, किस स्टेट से पढ़ाई करी है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम विथ एड्रेस, रोल नंबर, रिजल्ट मोड में परसेंटेज या ग्रेड, जो भी रहा हो आपका, ये सारी चीज़ें भर देना। फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने हैं। 10th के सारे सब्जेक्ट के नंबर जोड़ के डाल देना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज निकल के अपने आप आ जाएगी। फिर आपको बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं। जैसे मैंने हिंदी पे यस किया तो फिर ये पूछेगा कि किस क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी थी, 8th तक, 10th तक या फिर 12th तक। ऐसे ही इंग्लिश पे यस करेंगे तो किस क्लास तक पढ़ी है वो सेलेक्ट कर लेना है। बाकी कोई और भाषा भी पढ़ी हो तो उसमें भी यस कर सकते हो। यहाँ पे मैथमेटिक्स भी पूछा जा रहा है, इस पे भी यस करके जिस क्लास तक आपने मैथ्स पढ़ी हो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करके ये सारी डिटेल्स भी सेव कर देनी है। अब हम स्टेप 4 पे आ चुके हैं। इसमें हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो ये बताना है। देखो यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BSc कंप्यूटर साइंस, BBA और BMS, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेने से पहले आपको कुछ बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 3 साल की डिग्री लेना चाहते हो या फिर 4 साल की। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें तुम्हें बताना होगा कि चौथा साल भी करना है या बस अब एग्जिट करके डिग्री ले लेनी है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या PhD वगैरह करना चाहते हो तो आप 4 साल की डिग्री ले सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लोग सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री चाहते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के लिए चाहिए तो 3 साल आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, फालतू में चौथा साल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो भी आप अपना कोर्स डिसाइड करोगे उसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे मेजर पेपर बोलते हैं, उसके साथ एक और दूसरा सब्जेक्ट होता है जिसे माइनर पेपर कहते हैं। यहाँ पे हर कोर्स के साथ माइनर सब्जेक्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर तुम पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे माइनर के अंदर हिस्ट्री मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, संस्कृत है और एंटरप्रेन्योरशिप है। जो भी आप चूज करना चाहो कर सकते हो। अगर 3 साल बाद एग्जिट कर दोगे तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 साल बाद एग्जिट करोगे तो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। साथ में जो आपका माइनर वाला सब्जेक्ट है उसमें माइनर की भी डिग्री मिलेगी। 4 साल करने का मतलब ही होता है कि आपको मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट्स डिग्री में लिखे हुए मिल जाते हैं। अगर आप 4 साल नहीं भी करते हो तो भी आपको 3 साल तक अपना माइनर वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ही BA प्रोग्राम ले लीजिए। ज्यादातर बच्चे BA प्रोग्राम चूज करते हैं। BA प्रोग्राम के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक सब्जेक्ट को आपको मेजर बनाना होता है और दूसरे
अपने सब्जेक्ट को माइनर। जैसे यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस को मेजर रख सकते हो और हिस्ट्री को माइनर, या फिर हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट रख लो और पॉलिटिकल साइंस को माइनर। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको मेजर बना लो, जिसको नंबर 2 पे रखना हो उसको माइनर बना लो। सेमेस्टर एग्जाम में मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और माइनर सब्जेक्ट का 1 पेपर होता है। साल में 2 बार आपको एग्जाम देने जाना होता है, एक दिसंबर के महीने में और एक मई जून के महीने में। ठीक है, तो जो भी कोर्स आपको करना होगा अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन रख लेना। प्रोग्राम आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे, इसमें पूरी लिस्ट दी गई है, जो डिसाइड किया हो वो सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर और हिस्ट्री माइनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आपको पढ़ना हो वो डाल देना। इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो लर्निंग मटेरियल यानी कि बुक्स आपको इंग्लिश में डिलीवर होंगी, हिंदी सेलेक्ट करोगे तो बुक्स हिंदी में आएंगी। ठीक है, उसके बाद रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। इसमें 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। रीजनल सेंटर क्या है इनको भी ध्यान से समझ लो। देखो, DUSOL में हर साल लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को एक ही जगह, एक ही कैंपस में, एक ही ऑफिस में संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से SOL ने दिल्ली के 4 अलग अलग जोन्स में रीजनल सेंटर्स बनाए हैं। नॉर्थ रीजनल सेंटर आपका नॉर्थ कैंपस वाले एरिया में लोकेटेड है। साउथ रीजनल सेंटर आपका साउथ कैंपस मोतीबाग वाले एरिया में पड़ता है। ईस्ट रीजनल सेंटर ताहिरपुर विलेज में है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास। और वेस्ट वाला सेंटर केशवपुरम में पड़ता है। अब सवाल ये है कि भाई इन सेंटर पे होता क्या है, तो सुनो। पहली चीज, जो आपकी प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो इन्हीं सेंटर्स पे मिलेंगी। अगर घर पे डिलीवरी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो इसमें जो सेंटर सेलेक्ट करोगे उस पे आपको अपॉइंटमेंट लेके बुक्स लेने जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, हर कैंपस के अंदर कई सारे कॉलेजेस होते हैं। नॉर्थ कैंपस में जो कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ रीजनल सेंटर में आ जाते हैं, साउथ कैंपस वाले कॉलेजेस साउथ रीजनल सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट में भी है। अब जो भी आप अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो कॉलेजेस होंगे उन्हीं में से एक कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा और वही आपका स्टडी सेंटर होगा। उसी कॉलेज में सैटरडे संडे या फिर हॉलीडे के दिन क्लासेस लगेंगी। अटेंड करना चाहो तो जाके कर सकते हो। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपको बाद में जब सेशन स्टार्ट होता है तब ईमेल भेज दी जाती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है। तीसरी बात, आपको जो भी समस्याएं होंगी, अपना नाम में कोई करेक्शन करवाना है, आईडी कार्ड में कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट चेंज करवाना है या फिर कुछ भी समस्या हो, तो इन सभी कामों के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर ही जाना पड़ेगा। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रीजनल सेंटर से ही मिलता है। तो इनमें से जो भी सेंटर आपके घर के करीब हो, जो पास पड़ता हो, वो सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी जोन में आप रहते हो, नॉर्थ दिल्ली या साउथ दिल्ली, ईस्ट या फिर वेस्ट, उस हिसाब से अपना सेंटर चूज कर लेना। मैप पे लोकेशन लगा के भी देख सकते हो कि कौन सा सेंटर ज्यादा नजदीक है तुम्हारे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब स्टेप 5, कोर्स सिलेक्शन। इसमें आप अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे। हर सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ज्यादातर ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स फिल्ड हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर पाओगे। 2-4 सब्जेक्ट्स आपको अपनी मर्जी से चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब देखिए, हर सेमेस्टर में आपके लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट्स होंगे। ये सारे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट हैं, ये सेमेस्टर 2, ऐसे ही 3, 4, 5, 6 सबका दिया गया है। अब हर सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इनको समझ लो। जो आपका मेन कोर्स होता है उसे DSC बोलते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। जैसे मैंने बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर और हिस्ट्री माइनर चूज किया है, तो यहाँ पे मुझे DSC में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के पेपर दिख रहे हैं। पूरा नाम नहीं आ रहा है सब्जेक्ट का, वो अभी आगे शो करेगा। इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस को मेजर लिया है तो इसके मुझे 2 पेपर एग्जाम में देने होंगे, और हिस्ट्री को माइनर लिया है तो इसका 1 पेपर होगा। अच्छा, आपका जो मेजर होगा ना उसके अंदर भी एक माइनर होगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस को मेजर लिया है तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक मेजर है और एक माइनर, प्लस एक जो हिस्ट्री को माइनर चूज किया है वो अलग से है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 2-2 माइनर सब्जेक्ट कहाँ से आ गए, वो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद होता है आपका GE का सब्जेक्ट। इसको जेनेरिक इलेक्टिव बोलते हैं। इसमें मुझे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी है, हिंदी भाषा और साहित्य है, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों तो मुझे आती ही नहीं है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद AEC है,
इसको बोलते हैं एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें मुझे हिंदी का सब्जेक्ट मिल रहा है जनसंचार और रचनात्मक लेखन। यही वाला मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि असमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु ये सब मुझे आते ही नहीं है। उसके बाद SEC आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होता है, और VAC यानी वैल्यू एडिशन कोर्स। ये सब ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, लॉक्ड हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा हो गया आपका सेमेस्टर 1। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ जेनरिक इलेक्टिव के ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। इसमें मुझे इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए इसे दोबारा नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं हिंदी भाषा और साहित्य कर लेता हूँ। सेमेस्टर 3 में ऑलरेडी सब कुछ फिल है, सेमेस्टर 4 में भी ऑलरेडी सब कुछ फिल है। सेमेस्टर 5 में हमें फिर जेनरिक इलेक्टिव सेलेक्ट करना है। इसमें एक इंग्लिश का सब्जेक्ट दिया जा रहा है, लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। दूसरा है आपका लोकप्रिय हिंदी साहित्य। तीसरा एक संस्कृत डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, एंशिएंट इंडियन मेडिसिनल साइंस। इसमें आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी वाला चूज कर लिया है। फिर सेमेस्टर 6 में ऑलरेडी सब कुछ फिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स में आपको अपने सब्जेक्ट डालने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भी यही सारे ऑप्शंस दिखें, आपके में दूसरे हो सकते हैं। BA ऑनर्स लोगे तो उसमें दूसरे ऑप्शंस दिए जाएंगे, BCom चूज करोगे तो उसमें दूसरे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो ले लेना। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट किस बारे में है, तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। AEC और VAC का सब्जेक्ट सिर्फ 4th सेमेस्टर तक ही होता है, उसके बाद 5th और 6th सेमेस्टर में हट जाता है। उसकी जगह एक नया पेपर आ जाता है जिसे बोलते हैं DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। क्लियर है? अगर आपको इतना तामझाम नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। बस तुम्हें जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है ना, उसमें अपने हिसाब से भर देना। उसके बाद सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर दो। बाकी इन सब में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के पूरे नाम लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, माइनर पेपर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री का माइनर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 CE, जेनरिक इलेक्टिव में है इंग्लिश फ्लुएंसी 1, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में है हिंदी औपचारिक लेखन, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में कॉमर्स डिपार्टमेंट का पेपर है फाइनेंस फॉर एवरीवन, वैल्यू एडिशन कोर्स में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये सारे सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 1 में हैं। ऐसे ही सारे सेमेस्टर के लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे तुम्हें अपने सब्जेक्ट के नाम पता रहें। आगे बात समझ में? इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें भी सेव कर देनी है। अब आप स्टेप 6 पे आ जाओगे जिसमें तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर इमेज फॉर्मेट में डालनी है, फिर क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ दोनों में आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, या फिर इनमें से जो भी आपके पास ID हो वो डाल सकते हो। जो बैंक डिटेल्स आपने पीछे भरी थी उसकी पासबुक की फोटो या फिर एक कैंसिल्ड चेक की फोटो, इन दोनों में से कोई एक आपको अपलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना नाम हिंदी में एक पेपर पे लिखना है, उसकी भी फोटो खींच के अपलोड करना है। जिन्होंने SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। OBC और EWS वाले बच्चों के लिए रूल ये है कि आपका सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट अपलोड करना, पुराने वाले इनवैलिड माने जाते हैं। SC और ST वालों का तो पुराना भी चल जाएगा, पर OBC और EWS वालों को नया सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये दोनों आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब होता है कि पहले आप इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकालिए, उसके बाद उसमें जहां कहीं भी खाली जगह हो वहां लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना नाम और नाम के नीचे डेट डाल दीजिए। फिर आपको इसकी फोटो खींच के अपलोड करना है। ओरिजिनल वाले पे कुछ भी मत लिखना, फोटोकॉपी करा के उस पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अदर्स में यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं करना है। अगर तुम्हारा नेम मिसमैच का इशू वगैरह कुछ है तो अदर्स में अपना एफिडेविट अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं करना। फाइल साइज आपकी 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर सिर्फ इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है, JPG या JPEG फॉर्मेट में। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इमेज क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो या फिर PDF बना के भी कर सकते हो। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आपकी सारी चीजें फिल हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। आखिरी में ये प्रीव्यू पेज आ जाएगा स्क्रीन पे। जो भी आपने डिटेल्स भरी होंगी उनको दोबारा चेक कर लीजिए। यहाँ से कुछ गलत हो गया है तो हर सेक्शन के सामने यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे टिक करिए, फिर सबमिट कर दीजिए।
सबमिट तभी करना है जब सारी डिटेल्स ठीक से भरी हों और डॉक्यूमेंट्स करेक्ट अपलोड किए हों। कोई भी करेक्शन करना हो तो इससे पहले कर लेना। सबमिट करने के बाद आपके सामने फीस पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा। जितनी फीस आपकी बन रही होगी वो पूरी आपको पे करनी है। मैंने बीए प्रोग्राम सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे 12,070 रुपये दिखा रहा है। ये पूरी 1 साल की फीस है। यूपीआई के थ्रू गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह से पेमेंट करनी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से पे करना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप अपनी फीस पे कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक फ़ी रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का सीधे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। जब आप सबमिट कर देते हो तो पहले वेरिफिकेशन होता है। अगर सबमिट करने के बाद तुम्हारे फॉर्म में पेंडिंग वेरिफिकेशन शो कर रहा है तो थोड़े दिन वेट कर लेना। कुछ ही दिनों में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फीस पे कर पाओगे। और जिनको पेमेंट का ऑप्शन डायरेक्टली शो हो रहा है वो सीधे पेमेंट करके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी कार्ड भी आपका कुछ ही दिनों में जनरेट हो जाता है, उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लेना। वो भी आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बाकी जब सेशन वगैरह शुरू होगा तो जो कॉलेज आपको अलॉट होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा तुम्हें। जिसको करना हो अटेंड कर सकते हो क्लास जाके, जिसको नहीं जाना मत जाओ। अटेंडेंस बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। क्लासेस वगैरह आपके मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होंगी। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।